जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 8 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम डिटेल क्वेश्चन आ चुके हैं जो आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे जीके एंड जीएस के। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के लिए, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक का दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं और देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। तो फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यदि ऑफिशियली बात करें तो स्वतंत्र भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यही है। और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा की सही ऊंचाई की बात करें तो 8,598 मीटर है, यानी 28,209 फीट है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कंचनजंगा वास्तव में हिमालय श्रृंखला में स्थित एक शानदार पर्वत है जो नेपाल और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच की सीमा पर फैला हुआ है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? तो गार्डविन आस्टीन है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। जबकि स्वतंत्र भारतीय भूमि की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है? 8,598 मीटर वाली कंचनजंगा पर्वत चोटी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जो कहाँ पे स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है, भीष्म साहनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमस शाब्दिक अर्थ अंधकार भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस उपन्यास में विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत में सिख और हिंदू परिवारों की दुर्दशा को उजागर किया गया है। भीष्म साहनी को तमस के लिए 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस उपन्यास पर 1988 में गोविंद निहलानी ने दूरदर्शन धारावाहिक तथा एक फिल्म भी बनवाई थी, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यदि तपस्विनी पुस्तक के लेखक के बाद उपन्यास के लेखक की बात करें तो इसके कौन है? कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो पवन कुमार फोटोग्राफी के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ललित कला विभाग में सहभागीदार रहे थे और इनको इस पुरस्कार सम्मानित किया गया था। पवन कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद की बात करें, गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं जो 12वीं शताब्दी के भारतीय कवि थे। यह पुस्तक वृंदावन में कृष्ण गोपी और राधा के बीच संबंधों का वर्णन करती है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन शुरू किया था? शुंग वंश ने किया था, शुंग वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शुंग वंश का काल रहा था। इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वरदत्तर की हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी रुडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी रुडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया और मद्रास अब चेन्नई में कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। वह एक थियोसोफिस्ट भी थी जो एनिबेसेंट से बहुत प्रेरित थी, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और उनको पद्म भूषण 1956 में मिला था, तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 1957 में मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनकी बात करें तो देसिक कोथामा 1972 विश्व भारती विद्यालय से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन में बोलने और अन्यथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा? तो अनुच्छेद 88 के तहत होगा, अनुच्छेद 88 के तहत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 96 ने भारत के अटॉर्नी जनरल के पद का प्रावधान किया, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और यह देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन खुद का डीएनए रखते हैं और अपने
कुछ प्रोटीन का संश्लेषण कर लेते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है और इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसके बाद बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसे कोशिका का पावरहाउस कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जिससे यह कुछ प्रोटीन का स्वतंत्र रूप से उत्पादन कर सकता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो हिमाचल प्रदेश में था। हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 966.3 मिलियन लोगों की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई, जो देश की आबादी का 79.8% यानी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भी एक आपको ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश में 95.17% आबादी हिंदू समुदाय की है, जबकि मिजोरम में 2.75% के साथ जो राज्य में हिंदू आबादी का सबसे कम प्रतिशत है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दादर और नागर हवेली में यानी केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में दादर नागर हवेली में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। कितना परसेंट रहते हैं? 93.93% हिंदू समुदाय जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है, और लक्षद्वीप में सबसे कम है 2.77% के साथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिलिंग में पेलोटन क्या है? तो साइकिलिंग में पेलोटन एक सड़क साइकिल दौड़ में सवारों का मुख्य समूह होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना अधिनियम रिक्त स्थान के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। तो 1948 के प्रावधानों के तहत आयोजित की जाती है। तो 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना अधिनियम 1948, यह अधिनियम 1948 में अधिनियमित किया गया था और तब से इसमें कई बार संशोधन किया गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इस अधिनियम के तहत पहली बार जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था, यह कौन सा था? तो ये 145 जयंती पर शुरू किया गया था। तो 145 जयंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और खुले में शौच को खत्म करने के लिए 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। और इसकी बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में राजपथ पर आधिकारिक रूप से लॉन्च किया था। जिस दिन अभियान आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था यानी 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जी की 145 जयंती थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान का नाम बताइए। तो पहली भारतीय टीम का नेतृत्व इंग्लैंड के खिलाफ सी.के. नायडू ने किया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज़ाद भारत की क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? लाला अमरनाथ थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने 1947-48 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में कप्तानी की थी। और लाला अमरनाथ ने अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ जिमखाना ग्राउंड पर भारत के लिए पहला टेस्ट शतक लगाया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अजीत वाडेकर भारत के पहले वनडे क्रिकेट कप्तान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वीरेंद्र सहवाग भारत के पहले T20 मैच के कप्तान बने थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक साथ एक दिन एक घंटा अभियान किस से संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनकी बात करते हैं, एक साथ एक दिन एक घंटा अभियान 2023 में गांधी जयंती से एक दिन पहले चलाया गया था। यह स्वच्छता पखवाड़े का हिस्सा था और इसका उद्देश्य देशवासियों को एक साथ आकर सार्वजनिक जगहों की सफाई में योगदान देना था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPS प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? तो ये हैदराबाद में, हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैदराबाद तेलंगाना में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी अकादमी भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के संवर्धन को दर्शाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और हितों को बढ़ावा देता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अनुच्छेद 29 और 30 की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो ये श्रमिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेलवे ने वन नेशन वन प्रोडक्ट पहल शुरू की है, तो साउथ सेंट्रल रेलवे ने शुरू की है एंड दक्षिण मध्य रेलवे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक जिला एक उत्पाद, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पहल है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, तो 13 बंदरगाह जो प्रमुख है, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उन बंदरगाहों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित और विनियमित किया जाता है उन्हें प्रमुख बंदरगाह कहा जाता है। और 13 बंदरगाहों में से 12 सरकारी बंदरगाह और एक कॉरपोरेट बंदरगाह है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के मतलब 50 शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस का वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।